श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर हम लोग आपका जो बॉटनी का सेकेंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, उसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे और यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड यूनिट के टॉपिक्स हम लोग जिक्र कर रहे थे, जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन की हम लोग बातें कर रहे थे। और रेस्पायरेशन के अंदर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हम रेस्पायरेशन के बारे में जिक्र कर रहे थे। तो रेस्पायरेशन के अंदर आप लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन से रिलेटेड जो भी मैटर था वो सारा का सारा आप लोगों ने अब तक कवर कर लिया है कि भाई आपका एरोबिक रेस्पायरेशन या एनएरोबिक रेस्पायरेशन से रिलेटेड क्या कुछ घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलती है, या रेस्पायरेशन क्या होता है, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है और रेस्पायरेटरी क्यूटेंट वगैरह, इन सब की जानकारियां जो हैं वो आप लोगों ने प्राप्त कर लिए। क्या कुछ इसके अंदर आप लोगों को मैटर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब आपके रेस्पायरेशन के टॉपिक के अंदर एक लास्ट टॉपिक आप लोगों का बच जाता है जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस टॉपिक को हम लोग बोलेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पायरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पायरेशन, श्वसन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कारक कौन कौन से होते हैं और ये श्वसन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि रेस्पायरेशन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, इन कारकों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि आंतरिक कारकों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्सटर्नल फैक्टर, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि यहां पर बाह्य कारकों को शामिल किया जाता है। अब इंटरनल फैक्टर की आप लोग बात करें कि आंतरिक कारक जो होते हैं वो आप लोगों को कौन से देखने को मिलेंगे, तो आंतरिक कारकों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो रेस्पायरेशन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। दूसरा आप लोग देखेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। जो श्वसन क्रियाधार होता है वो किस प्रकार से आपके श्वसन को प्रभावित करता है। तो दो कंटेंट को हम लोग शामिल करेंगे इंटरनल फैक्टर के अंदर, प्रोटोप्लाज्म और रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। जबकि एक्सटर्नल फैक्टर जो कि बाहरी तौर पर आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर के रूप में रेस्पायरेशन को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस प्रोसेस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर के द्वारा किस प्रकार से प्रभाव होता है, या O2 की कंसंट्रेशन जो है वो किस प्रकार से प्रभाव डालती है, CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो किस प्रकार से प्रभाव डालती है, या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किसी प्रकार का कोई डैमेज हो जाता है तो उससे रेस्पायरेशन किस प्रकार से प्रभावित होता है, या कुछ पोल्यूटेंट जो है उनकी उपस्थिति में रेस्पायरेशन किस प्रकार से प्रभावित होता है, या कुछ केमिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो किस प्रकार से रेस्पायरेशन को प्रभावित करते हैं। ये सारे के सारे कंटेंट जो है वो आप लोग देखेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से रेस्पायरेशन की क्रिया को प्रभावित करने का काम करते हैं। हम बात करें सबसे पहले कि फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पायरेशन के अंदर इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर का मतलब ये है कि जो सेल्यूलर जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर के कंपोनेंट जो कि आपके रेस्पायरेशन को प्रभावित करते हैं, उन सारे इंटरनल कंपोनेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंटरनल फैक्टर के रूप में देखने को मिलते हैं ये। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म जो है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो रेस्पायरेशन को किस प्रकार से प्रभावित करता है।
आप लोगों को पता है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल का मेन कंटेंट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। भाई प्रोटोप्लाज्म हम लोग किसे कहते हैं, आप लोगों को पता है कि भाई ये एक प्रकार की आपकी सेल है, और सेल के अंदर आप लोगों को पता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल भी पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल आप लोगों को पता है कि वो प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो आपने कहा ये क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा का पूरा क्या है आपका साइटोप्लाज्म जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी साइटोप्लाज्म में डिफरेंट प्रकार के सेल ऑर्गन्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर आप ये मान लीजिए इसके बाहर की तरफ क्या है सेल वॉल जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। कहने का मतलब अगर सेल से हम क्या हटा दें, सेल वॉल को हटा दें, तो जो कंटेंट बचता है उसे आप लोग क्या कहते हैं, ये होता है आपका प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। विदाउट सेल वॉल जो भी कंटेंट है वो क्या है आपका प्रोटोप्लास्ट के रूप में। इसी सेल से आपने सेल वॉल के साथ में सेल मेम्ब्रेन भी हटा दी। अब सेल मेम्ब्रेन हटा दी तो जो भी मटेरियल बच गया, इस मटेरियल में क्या है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, वो मटेरियल क्या है आपका प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर आप लोग देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं कि सारे के सारे कंटेंट मौजूद होते हैं। तो जो यंग जो सेल्स होते हैं उनके अंदर आप लोग देखेंगे कि गाढ़ा और सघन यानी कि डेंस प्रोटोप्लाज्म की प्रेजेंस जो है वो आपको यंग सेल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, और इसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि जो रेस्पायरेशन की रेट है वो आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट की प्रोसेस के अंदर भाई सबसे पहले बर्थ होती है, फिर उसके बाद में प्रौढ़ावस्था आती है, फिर आप लोग देखते हैं कि युवावस्था आती है, और फिर धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था यानी कि एजिंग का इफेक्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोग देखेंगे कि जो यंग सेल्स हैं वो डिफरेंशिएशन और डिवाइडेशन के माध्यम से उनके अंदर क्या होगा कि बड़े वैक्यूल्स जो हैं वो बन जाएंगे। ये मान लीजिए कि कोई सेल थी, जब ये यंग कंडीशन के अंदर है तो इसके अंदर आपको गाढ़ा प्रोटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है, सघन प्रोटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से आप लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रेस्पायरेशन जो है वो अधिक आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर इसके अंदर डिफरेंशिएशन हुआ, डिवाइडेशन हुआ, तो आप लोग देखेंगे कि मध्य के अंदर एक बड़ी रिक्तिका जो है वो बन जाती है। अब बड़ी रिक्तिका बनी तो आप लोग देखेंगे कि ये प्रोटोप्लाज्म जो है वो मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रीमोर्डियल यूट्रिकल। तो प्रीमोर्डियल यूट्रिकल जो है वो बन जाती है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म की कमी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, और प्रोटोप्लाज्म में कमी आ रही है, इसका मतलब रेट ऑफ रेस्पायरेशन जो है वो आप लोगों को कम देखने को मिलता है। तो इंटरनल फैक्टर में आपने जाना कि प्रोटोप्लाज्म के द्वारा जो रेस्पायरेशन की क्रिया जो है वो प्रभावित होती है। अगर प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा है तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन अधिक होगा, और प्रोटोप्लाज्म में किसी प्रकार की कोई कमी आप लोगों को देखने को मिल रही है लार्ज वैक्यूल्स के बनने के कारण, डिफरेंशिएशन डिवाइडेशन की प्रोसेस के कारण, तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, रेट ऑफ रेस्पायरेशन के मान में कमी आ जाती है। दूसरा आप लोग कह रहे हैं कि रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है ये भी क्या काम करता है, आपके रेस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। अब रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में आप लोगों ने देखा है कि भाई इसके अंदर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को शामिल किया था। तो आप लोग देखेंगे कि जो लाइट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया अधिक होती है, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया अधिक होती है तो उसका परिणाम ये होता है कि उन प्लांट के अंदर अत्यधिक मात्रा में क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, इसका मतलब इन प्लांट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रेट ऑफ रेस्पायरेशन अधिक आप लोगों को देखने को मिलता है। वहीं आप लोग दूसरी बात करें कि कुछ प्लांट को हम डार्क के अंदर रख रहे हैं, तो डार्क के अंदर रखेंगे तो वहां पर आपको फोटोसिंथेसिस जो है वो कम मात्रा में देखने को मिलेगा, और फोटोसिंथेसिस कम मात्रा में हो रही है, इसका मतलब आप लोग देखेंगे कि रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो कम मात्रा में बनाए जा रहे हैं, और रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कम मात्रा में बन रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रेट ऑफ रेस्पायरेशन जो है उसका मान जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपने कहे कि इंटरनल फैक्टर है जो कि आपके श्वसन की दर को प्रभावित करते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है वो किस प्रकार से श्वसन की दर को प्रभावित कर रहा है, और श्वसन क्रियाधार
या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो किस प्रकार से श्वसन की दर को प्रभावित करते हैं। तो दो फैक्टर तो आप लोगों ने जाने कि इंटरनल फैक्टर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। दूसरा हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के रूप में होते हैं, बाह्य कारक के रूप में होते हैं। बाहरी कुछ घटनाएं होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो सारी की सारी कंट्रोल की जाएगी। इस प्रोसेस में आप लोग देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर जो है वो किस प्रकार से रेस्पिरेशन की दर को प्रभावित करने का काम करेगा। तो आप लोग देखेंगे कि 0 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर में मोस्टली आपको रेस्पिरेशन की क्रिया जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी श्वसन जो है वो 0 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की जो टेम्परेचर है उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि इस टेम्परेचर का मान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाएगा, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो एंजाइम पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर, वो एंजाइम सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। यानी कि प्रोटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो एंजाइम है इस टेम्परेचर के ऊपर विघटित हो जाते हैं, और उन एंजाइमों के विघटन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन के मान में कमी आ जाती है। दूसरा, अगर आप कहें कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, सॉरी यहां पर ये 5 लेना, 5 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि जो एंजाइम है वो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन के मान में कमी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों ने जाना एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर टेम्परेचर जो है वो किस प्रकार से रेस्पिरेशन की रेट को प्रभावित करता है। हाई टेम्परेचर पर आप लोगों को रेस्पिरेशन की रेट जो है वो कम क्यों देखने को मिलती है, और लो टेम्परेचर के ऊपर आपको रेस्पिरेशन की रेट जो है वो क्यों कम देखने को मिलती है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आपको जो दूसरा कंटेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसे आप लोग कह रहे हैं O2 की कंसंट्रेशन। O2 की कंसंट्रेशन जो है वो किस प्रकार से रेस्पिरेशन की दर को प्रभावित करने का काम करती है, ऑक्सीजन जो है वो किस प्रकार से श्वसन की दर को प्रभावित करता है। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, तो आपने कहा कि रेस्पिरेशन जो है वो मोस्टली हमें 2 प्रकार का देखने को मिल रहा था। कैसा? एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा आपने कहा था एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये 2 प्रकार के रेस्पिरेशन पढ़े हैं। तो आपने कहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जो कि आपको O2 की प्रेजेंस में देखने को मिलता है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जो कि आपको O2 की अब्सेंस में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या काम करती है, श्वसन के जो प्रकार है उसको निर्धारित करने का काम करती है कि भाई किस प्रकार का रेस्पिरेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग देखेंगे कि O2 हमें देखने को मिल रही है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। हम बात करें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जब ऑक्सीजन मिलेगी तो आप लोग देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन की घटना में सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस से पायरुबिक एसिड बन गया। अब पायरुबिक एसिड को फिर से ऑक्सीजन मिल रही है, तो इस पायरुबिक एसिड का और आगे ऑक्सीडेशन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि एसिटाइल को एंजाइम ए बन रहा है, या क्रेब्स साइकिल के माध्यम से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से एटीपी का फॉर्मेशन किया जा रहा है। यानी कि यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस से क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और आप लोगों को पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हम लोग कर देते हैं तो आपको कितने एटीपी की प्राप्ति हो जाती है, 38 एटीपी जो है वो आप लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, आप कहें कि O2 की कंसंट्रेशन
आप लोगों को कम देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन आप लोगों को नहीं देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन की घटना होती है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आप लोगों को पता है कि इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है भाई, ग्लाइकोलाइसिस तो देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म में, लेकिन जब पायरुविक एसिड बन जाएगा, उस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, फर्मेंटेशन का काम शुरू हो जाएगा। और इस फर्मेंटेशन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि हार्मफुल सब्सटेंस जो कि आपने कहे लैक्टिक एसिड और एल्कोहल जो है वो सारे के सारे बनाए जाते हैं। और आप लोग देखेंगे इस प्रकार के रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप आपको केवल 2 एटीपी की प्राप्ति हो रही थी, क्योंकि आपने कहा है कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस में हम लोगों ने 2 NADH जो है वो काम में ले लिए थे, जिसके कारण से ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो नेट प्रॉफिट 8 एटीपी होते हैं उसमें से 6 एटीपी का लॉस होने के कारण से आपको कितने एटीपी की प्राप्ति हो जाती है, 2 एटीपी की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आपने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो किस प्रकार से रेस्पिरेशन को प्रभावित करने का काम करती है। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग कह रहे हैं CO2 की कंसंट्रेशन किस प्रकार से रेस्पिरेशन की दर को प्रभावित करेगी। अब CO2 जो है ये भी रेस्पिरेशन की दर को प्रभावित करने का काम करती है। अब आप कहेंगे कि CO2 किस प्रकार से रेस्पिरेशन की दर को प्रभावित करती है। CO2 तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान आपने कहा कि ग्लूकोज जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर टूटता है, तो CO2 गैस तो वहाँ पर रिलीज होती है। ये किस प्रकार से रेस्पिरेशन को प्रभावित करेगी। तो आप लोग देखेंगे कि CO2 के कारण क्या होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रूट जो होती है वो इनएक्टिव हो जाती है, जड़ें जो होती है वो इनएक्टिव हो जाती है। और रूट इनएक्टिव हो गई यानी कि रूट की मेटाबॉलिक क्रियाएं जो है वो कम हो जाती है, और मेटाबॉलिक क्रियाओं के कम होने के कारण से आप लोग देखेंगे कि खनिज पदार्थों का अवशोषण जो है वो रुक जाता है। खनिज पदार्थों का अवशोषण रुक गया, इसका मतलब क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बनेगा उसके मान में कमी आ जाएगी। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कम बन रहा है तो आप लोगों को पता है क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन का मान आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। तो एक तो आपने कहा CO2 की कंसंट्रेशन के परिणाम स्वरूप जड़ें निष्क्रिय हो जाती है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है, खनिज पदार्थों का अवशोषण जो है वो रुक जाता है, जिसके कारण से श्वसन की दर प्रभावित होती है। दूसरा आप लोग देखेंगे कि इसी CO2 के कारण से क्या होता है, स्टोमेटा भी क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती है, और गैस एक्सचेंज नहीं हो पाने के कारण से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो उससे भी क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन के मान में कमी आ जाती है। तो ये आप लोग देखेंगे कि CO2 जो है वो किस प्रकार से रेस्पिरेशन की दर को प्रभावित करने का काम करती है। दूसरा आप कह रहे हैं कि डैमेज, किसी प्रकार की कोई क्षति हो जाती है सेल के अंदर, तो उससे भी रेस्पिरेशन जो है वो प्रभावित होता है। कैसे, आप लोग देखेंगे कि जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं, इन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के अंदर मोस्टली आप लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण अधिक मात्रा में होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को अत्यधिक मात्रा में ये सिंथेसाइज करने का काम करती है। और अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है तो आप लोग कह रहे हैं क्या बन रहा है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अधिक मात्रा में बन रहा है, तो क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन के मान में वृद्धि हो जाएगी। तो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का सिंथेसिस ज़्यादा होता है, और सिंथेसिस ज़्यादा होने के कारण आप लोग कहेंगे कि श्वसन की दर जो है वो अधिक हो जाएगी। फिर आप कह रहे हैं पोल्यूटेंट, प्रदूषक जो होते हैं वो भी रेस्पिरेशन की दर को प्रभावित करते हैं, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे लेड है, कैडमियम है, लेड, कैडमियम, इसके अलावा SO2, NO2 और O3। लेड है, कैडमियम है, SO2, NO2, O3, ये सारे के सारे सबस्टेंस जो कि एक प्रकार के पोल्यूटेंट है, ये अगर वायुमंडल के अंदर कम मात्रा में मौजूद है तो उस कंडीशन में तो आप लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन की दर अधिक होगी। लेकिन वायुमंडल के अंदर इनकी अधिकता आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो अधिकता के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन के मान में कमी आ जाती है। तो पोल्यूटेंट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की दर को प्रभावित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कह रहे हैं केमिकल कंपोनेंट्स,
कुछ केमिकल कंपोनेंट जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि रेस्पिरेशन की दर को प्रभावित करते हैं। इनके अंदर शामिल है एजाइड, एमाइड। ये कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जिनकी प्रेजेंस में आप लोग देखेंगे कि इनकी प्रेजेंस के कारण से जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो आप लोगों को थोड़ा अधिक आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन इनकी अत्यधिक प्रेजेंस यानी कि अत्यधिक मात्रा में इनकी उपस्थिति आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में आप लोग देखते हैं कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन के मान के अंदर पूर्णतया कमी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे आप लोगों ने कहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर ये टेम्परेचर, O2 की कंसंट्रेशन, CO2 की कंसंट्रेशन, डैमेज के कारण, पोल्यूटेंट के कारण या केमिकल कंपोनेंट के कारण से आप लोगों को रेट ऑफ रेस्पिरेशन के मान में कमी या अधिकता आप लोगों को देखने को मिलती है। या इंटरनल फैक्टर में आपने कहा प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है इनकी अधिकता या कमी के कारण से रेट ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो वो सारा का सारा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक है आप लोगों का फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि आप लोगों ने जाने हैं दो कारकों के रूप में, इंटरनल फैक्टर के रूप में, एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में। इंटरनल फैक्टर किस प्रकार से रेस्पिरेशन को प्रभावित कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो किस प्रकार से रेस्पिरेशन को प्रभावित कर रहा है। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस सारे मैटर के अंदर क्या क्या कुछ बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसी के साथ में आप लोगों का जो रेस्पिरेशन का जो टॉपिक होता है आप लोगों का वो कंप्लीट हो जाता है। और इसी रेस्पिरेशन के टॉपिक में आई थिंक आप लोगों का जो सेकंड यूनिट का जो पोर्शन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब इन दोनों के अंदर फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इनको आप लोगों को अच्छे से देखना है क्योंकि काफ़ी डीपली आप लोगों को बताया गया है ताकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्रैक हो जाए और डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है वो भी आप लोगों का अच्छे से क्रैक हो जाए। तो इनके अंदर जितने भी प्रकार के आप लोगों ने पाथवे पढ़े हैं, साइकिल पढ़े हैं, वो आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है और ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से आप लोगों का जो काफ़ी डीपली जो मैटर बताया गया है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। इसी के साथ में आगे की क्लास में हम एक नए वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।